शार्क टैंक में जाने का क्या प्रोसेस होता है? अपने केस में टोटल 5 राउंड्स हुए थे। जब आप शार्क टैंक में गए और उसके बाद जब आप बाहर आए, तो आपकी जो कंपनी है डेकबी, उसको कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, काफ़ी फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो आपको पब्लिसिटी मिल जाती है। तो आयुष, एक बात बताओ कि उस टाइम पे ना रितेश अग्रवाल जी हैं, जो फाउंडर हैं ओयो के, तो उन्होंने आपको 10 लाख की फंडिंग दी थी। तो उसके पीछे क्या कहानी थी? बोलना उस टाइम पे और बाद में क्या प्रोसेस था? क्या वो आपको मिले? वो तो तो ये बताओ, जब अमन गुप्ता ने आपको बोला था ना कि क्विट कर दे, तो उस टाइम पे क्या इमोशंस थे आपके? क्या एकदम से डिमोरलाइज़ हुए? हाँ, मतलब बुरा तो लगा ही था बट आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हर यूथ का सपना होता है, पर आपने उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया। तो क्या जुनून सवार था या आपको ये लग रहा था कि शायद मैं इसके लिए नहीं? सबसे ज़्यादा तो ये था कि जब मैं आईआईटी गया था, तो मेरा आईआईटी जाने के पहले से मोटिवेशन था कि मेरे को बिज़नेस में जाना है। तो इन जो ड्रीम था, जो ये बिजनेस बनाने का ड्रीम था, ये विजन आया कहाँ से? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला था? बुक्स पढ़ के तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था? मतलब पापा पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि वो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं मैं जो करूँ। जब कोविड का टाइम था, जब सब लोग अपने घर भाग रहे थे, कब पता चला कि आप बैंगलोर भाग गए और वहाँ पे आपने डिलीवरी का काम किया, डोर टू डोर? जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता था कि कैंटीन था, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती थी लोगों के खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि जिसमें क्या हो रहा है, आदमी अपना खाना बुक कर रहा है और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँच रहा है उसका खाना सर्व हो रहा है। ये इतनी बड़ी सोच लेके आना और फिर उस सोच को इम्प्लीमेंट करना, कितना स्ट्रगल आपको देखना पड़ेगी। मतलब स्ट्रगल तो मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ में ही रहता है, आप कुछ भी काम कर लो। पर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ट्रस्ट बनाना सबसे भारी काम है। मतलब ये सेकेंड हैंड मार्केट में तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस परफेक्ट शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ना, वो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिसको सुन के आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, एक ऐसा लड़का जिसने आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लिया, फिर उसको ड्रॉप करके अपने सपने के पीछे निकल पड़ा। जब कोविड का टाइम आया, तो जब सब लोग अपने घर की तरफ भाग रहे थे, वो भागा बैंगलोर। वहां पे उसने घर घर जाके डिलीवरी करी और वहां से बनाया अपना एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम था डेकबी, जो सिर्फ 5,000 रुपए से स्टार्ट किया और आज मंथली रेवेन्यू उसका 60 लाख रुपए। हाँ, आपने सही सुना, 60 लाख। ये जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ये शार्क टैंक इंडिया में भी गए। वहां पे अमन गुप्ता ने इनको बोला कि भाई तो क्विट कर दे। वहीं से इनको इतना मोटिवेशन मिला कि अच्छा, क्विट करने के लिए बोल रहे हो। फिर जो इनका कमबैक था, वो शायद आपके लिए बड़ा इंस्पिरेशनल हो। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आयुष चौहान जी का। तो सर, आपको स्वागत है आज के थैंक यू। एपिसोड में। तो सर, ये बताओ, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हर यूथ का सपना होता है, पर आपने उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया। तो क्या जुनून सवार था या आपको ये लग रहा था कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना? मतलब सबसे ज़्यादा तो ये था कि जब मैं आईआईटी गया था, तो मेरा आईआईटी जाने के पहले से मोटिवेशन था कि मेरे को बिज़नेस में जाना है। उसके बाद आईआईटी में मैंने कुछ महीना देखा, फिर मुझे लगा कि अगर मुझको बिज़नेस में ही जाना है, तो उसके लिए 4 साल पूरा कंप्लीट करके तो थोड़ा-सा टाइम वेस्ट है। तो मैंने फिर ड्रॉप लिया और मैं बिज़नेस में एंटर हो गया। और उसके अलावा ये था कि 2 चीज़ें एक साथ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। तो किसी एक चीज़ को ही मैं कर सकता हूँ। 2 ऑप्शन थे कि आइदर मैं 4 इयर्स आईआईटी कंप्लीट कर लूँ या वही टाइम मैं बिज़नेस में लगा दूँ। अच्छा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि वो टाइम बिज़नेस में लगाना ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होगा। तो फर्स्ट ईयर में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये ड्रीम था, ये आपके अंदर कैसा आया? और आपको कब ये लगा कि हाँ, अब ये टाइम आ गया कि मुझे अपना ड्रीम को चेस करना है? मैं बहुत ज़्यादा 9th-10th क्लास से बुक्स पढ़ता था, अलग-अलग लोगों की बायोग्राफ़ी और वहीं से मेरा बिज़नेस को लेके इंटरेस्ट बढ़ा था। मैंने बहुत सारे बिज़नेसमैन की हिस्ट्री, बायोग्राफ़ी पूरी पढ़ी और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल मिली। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझको भी कुछ ऐसे ही करना है। अच्छा। तो आईआईटी जाने के बाद फिर अ, 6 महीने के बाद मेरे को लगा कि अब काफ़ी हुँ, टाइम हो चुका है, अब मुझे अपना वो पैशन फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हुँ। तो मुझे ये बताओ, जब आपको पता था कि आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना है और आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो फिर आपने इतनी
कहते हैं ना कि स्ट्रगल किया और इतनी ज़्यादा मेहनत करी कि मैं जो एग्ज़ाम है आईआईटी के एडमिशन के लिए उसको निकालूँ, तो आपने ये पहले डिसीज़न क्यों नहीं ले लिया? मतलब उसका ये था कि अगर मुझे बिज़नेस करना है, तो उसका ये था कि बाकी सबसे भी जब मैंने पूछा तो ये था कि एटलीस्ट कोई कॉलेज तो चला ही जाऊँ, मतलब 10th या 12th में स्टार्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मुझे था कि अगर कोई कॉलेज ही जाना है, हुँ, तो फिर मैं आईआईटी के लिए ट्राई करता हूँ। बिल्कुल। कोई ना कोई कॉलेज तो मेरे को जाना ही था, तो हुँ। फिर आईआईटी सही। तो ये जो ड्रीम था, जो ये बिज़नेस बनाने का ड्रीम था, ये विज़न आया कहाँ से? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला था? बुक्स पढ़ के। बुक्स पढ़ के? बुक्स पढ़ के मतलब इतने सारे लोगों के बारे में जब बुक्स पढ़ा तो मुझे ये स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है, मतलब आप कुछ बिल्ड कर रहे हो ज़ीरो से। अब हाँ, उसमें रिस्क है कि 1-2% चांस है कि वो बिल्ड हो पाएगा, वरना बहुत लॉन्ग जर्नी है, मतलब 20 ईयर्स 30 ईयर्स, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी थी। तो ये था 20 साल तो वैसे ही बीतने वाला है, इससे बेटर उस काम पे बिताओ जहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, तो ये बताओ कि जब ये सपना या कह सकते हो जो ड्रीम आपने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि मैं स्टेप लूँ और ड्रॉप कर दूँ, तो इसमें आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट दिया? बिल्कुल। तो ये बताओ तो पहला रिएक्शन क्या था उनका? जब आपने ये बोला कि मेरे को अब आईआईटी नहीं करनी है, अब मैं इसको छोड़कर अपना ड्रीम के पीछे जाऊँगा? मतलब एक तो ये था कि मैंने अपने घर पे सबको बता के रखा था कि मैं जाऊँगा तो बिज़नेस में ही, और मैंने उनको बोला था कि शायद हो सकता है मैं कंप्लीट भी ना करूँ। तो उसके बाद जाने के मतलब उनका ये था कि एक बार आईआईटी चले जाओ हुँ, ना, मतलब कोई ना कोई तो कॉलेज जाना ही है। हुँ, तो फिर उसके बाद जब मैंने उनको आईआईटी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मैंने 6-7 महीने बाद बताया कि अब मैं छोड़ के बैंगलोर जाना चाहता हूँ। हुँ। तो फिर उनने कोई किसी ने उसको बुरा नहीं माना, मतलब सपोर्ट ही किया। क्योंकि ये था कि मैं 4 साल से ही बोल रहा हूँ कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, तो बहुत, और बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कि जो करना है वो करो। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था? अंकल का या मदर का? मतलब पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं मैं जो करूँ। चलो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे सिचुएशन में भी सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे शायद हर पेरेंट ऐसे स्टेप के लिए खुशी ना जताए। तो आयुष ये बताओ कि जब तुम कॉलेज में थे, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर बच्चा प्लेसमेंट के पीछे भागेगा अब और हर कोई ये ड्रीम लेके आया कि बड़े से बड़ा पैकेज मैं अपनी लाइफ में लेना चाहता हूँ। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि काश मैं वो प्लेसमेंट ले लेता तो आज शायद 50-60 लाख का पैकेज मेरे पास होता और इतना हसल मुझे बिज़नेस में नहीं करना पड़ता? ऐसा तो कभी फ़ील नहीं होता, क्योंकि मेन ये है कि आपको लाइफ़ में खुश रहना चाहिए। हाँ। और अगर मैं इस फ़ील्ड में हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। चाहे स्ट्रगल कितनी भी हो, अप्स डाउन हर चीज़ में आते हैं, हुँ, बट यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। हुँ, तो इसलिए मेरे को कभी रिग्रेट तो नहीं होता 1% भी। हुँ। तो आयुष एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने जब आपके बारे में जाना और जब मुझे आपके बारे में पता चला तो जब कोविड का टाइम था, जब सब लोग अपने घर भाग रहे थे, तब पता चला कि आप बैंगलोर भाग गए और वहाँ पे आपने डिलीवरी का काम किया डोर टू डोर। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था, और उसका मैं रीज़न बताता हूँ हुँ, कि जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता था कि कैंटीन था, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती थी लोगों के खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं हुँ, कि जिसमें क्या हो रहा है, आदमी अपना खाना बुक कर रहा है और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँच रहा है उसका खाना सर्व हो रहा है, क्योंकि हम लोग के कैंटीन में बहुत टाइम लगता था, आपने ऑर्डर दिया 30 मिनट्स तक लग जाते थे। तो उसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। हुँ, तो फिर मैं इस प्रोजेक्ट को स्केल करने पे लग गया, और उसी प्रोजेक्ट से डैगबी का नाम आया था, और डाइनिंग एट कैंटीन बाई उसका नाम था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होता है ये सब, तब तक कोविड आ गया और कॉलेज बंद हो गया, तो हम सब लोग को घर भेज दिया गया। अब घर भेज के पहले तो मैंने 1-2 महीना वेट किया कॉलेज वापस खुल जाए हुँ। तो मैं इंस्टॉल करूँ, जब नहीं खुला थोड़ा पेशेंस लूज़ हुआ। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं। तो जिस सेगमेंट के रेस्टोरेंट्स को मैं ट्राई कर रहा था, वो सबसे ज़्यादा बैंगलोर में थे। तो फिर मैं बैंगलोर चला गया एंड कि यहाँ पे स्केल करूँगा। तो फिर यहाँ पे बैंगलोर में था कि क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, प्रीवियस बिज़नेस का कुछ आइडिया नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग को रेस्टोरेंट में जाके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था। तो उसके लिए ऐसा था कि आप 100 रेस्टोरेंट्स को अप्रोच करो, उसमें से 10 मानते थे। तो धीमे-धीमे करके हम लोगों ने ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स 100 रेस्टोरेंट में ये स्केल किया। फिर उसके बाद क्या आ गया कि कोविड की फिर सेकंड वेव लौट के आ गई और सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। हुँ। तो गवर्नमेंट तो ये बैंगलोर में वो भी बैन हो गया था कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो एक्सेप्ट आप डिलीवरी बॉय हो। तो मैंने फिर डिलीवरी
बॉयज़ की टी शर्ट बना ली थी, वही पहन के मैं मीटिंग्स वीटिंग्स करने जाता था। एक मैंने अपने ऐप में वो सिस्टम बना लिया था जिसमें अगर कोई पुलिस वाला रोके तो उसमें दिखा देता था मैं डिलीवरी करने जाता हूँ, और मैं रोका भी गया हूँ कई बार, बट हर बार बच जाता था। अच्छा। तो ऐसे कर कर के फिर हम लोगों ने 100 रेस्टोरेंट तक उसको इंस्टॉल किया। बट उसमें 2-3 दिक्कतें थी। एक तो कोर आइडिया में दिक्कत थी कि एक्चुअली में कैंटीन में चल जाएगा, बट जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि 1 मिनट के अंदर मेरे पास सारा खाना आ जाए। क्योंकि रेस्टोरेंट आदमी अपने दोस्त लोग के साथ जा रहा है। डेली फूड रेस्टोरेंट की मैं बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स है उसमें आदमी अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है। एंड वहाँ पे खाना लेट होना इतना बड़ा कंसर्न नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू रेस्टोरेंट्स। तो ये मेरे को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वालों ने भी बताया था कि ये जो आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हो वो गलत है, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया था। तो फिर ऐसे स्केल किया था। देन उसके बाद जब सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और कुछ रेवेन्यू नहीं आ पाई, मतलब 30-40 हज़ार मैक्सिमम हम लोग महीने का गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने इसको री कॉमर्स में पिवट किया। ओके, ठीक है। तो आयुष एक चीज बताओ कि आप इतने यंग हो और ये इतनी बड़ी सोच लेके आना और फिर उस सोच को इम्प्लीमेंट करना, तो कितना स्ट्रगल आपको देखना पड़ा इस चीज में? मतलब स्ट्रगल तो मैं सोचता हूँ कि हर चीज में ही रहता है, आप कुछ भी काम कर लो, मतलब स्ट्रगल तो रहेगा ही, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या जॉब फील्ड में हो। तो मैं स्ट्रगल को इतना सीरियसली नहीं लेता कि चलो ये तो मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, स्पेशली जो 1.5 ईयर्स रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में था, वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था तो उसमें स्ट्रगल था। डैगबी का जो मैंने री कॉमर्स वाला जब स्टार्ट किया था, तो उसमें रिलेटिवली हम लोग थोड़ा जल्दी स्केल किए थे। फर्स्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा था, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर 1.4 करोड़ पे क्लोज किया था, पहला फाइनेंशियल ईयर जो री कॉमर्स का था। सेकंड हम लोगों ने 2.3 करोड़ पे क्लोज किया था, तो अब लग रहा था अब स्केल ही होगा। फिर उसके बाद असली स्ट्रगल आई थी, तो नेक्स्ट 1.5 बहुत खराब गया था, थोड़े डेब्ट्स वेब्ट्स हो गए थे। बट मतलब स्ट्रगल को मैं बहुत हल्के में लेता हूँ कि लाइट है, ये तो होना ही है। अच्छा। मतलब मैं मानता हूँ कि कोई भी डिफीट है वो सब मेंटल होती है। जब तक आप मन से हार नहीं मान रहे हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आयुष ने ना बहुत बड़ी बात की है कि जब तक मन से आप हार नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बस आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ लाइफ में तुम कर लोगे। तो आयुष एक चीज बताओ कि सबसे अच्छा मोमेंट आपको अभी तक याद है कि उन बैंगलोर की गलियों में जब तुम घूमे थे, तो वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जो तुम ये कह सकते हो कि आज तक मुझे याद है और हमारी ऑडियंस के साथ तुम शेयर करना चाहोगे? मतलब सबसे अच्छा मोमेंट ये था कि जैसे बैंगलोर जाने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा नर्ड और शाई था। मुझे नए लोगों से बात करने में पागल हो जाता था मैं। लेकिन जब बैंगलोर में इतने लोगों से बात किया और इतने सारे रिजेक्शंस मिले, तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई। वो मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल मोमेंट था। मतलब मैं कभी, मतलब ये मेरी लाइफ़ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था कि कॉलेज छोड़ के बैंगलोर जाना। उसमें मेरी जो जितनी सारी मेरे को दिक्कतें थी, मतलब मैं पब्लिक में ओपन हो पाया। अब मेरे को बात करने में डर नहीं लगता था। और उसके अलावा जब स्टार्ट जो एक और मेरा सबसे वैल्यूएबल मोमेंट था कि जैसे मैं फील्ड में नया था, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं कन्विंस करूँगा रेस्टोरेंट वाले को, एंड वो ऑब्वियसली मान जाएगा, क्यों ही नहीं मानेगा। लेकिन जब इतने रिजेक्शंस मिलने लगे, इतने ज़्यादा रिजेक्शंस, तब मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि एक्चुअली मैं चीज़ें असली में काम कैसे करती है। फिर मुझे समझ में अच्छा फ़नल होता है, आप इतने लोग को अप्रोच करो, ये वो। तो ये मेरे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मोमेंट्स थे। और एक और वैल्यूएबल मोमेंट ये था कि हम लोगों का जो सबसे बड़ी डील हुई थी उस ज़ीरो वेट डाइन वाले बिज़नेस में, वो एक कोई कॉलेज था, उसका मुझे ज्योति निवास करके बैंगलोर में कॉलेज था। वहाँ पे हम लोगों ने पार्टनरशिप की थी, उस पार्टनरशिप को करने में 3 महीने लग गया था। बस जिस दिन हम लोगों ने वहाँ पे इंस्टॉल किया था, एग्ज़ैक्टली उसी टाइम सेकंड वेव के कारण गवर्नमेंट ने सारे कॉलेजेस बंद करवाए थे। तो उस समय मेरे को ये इतना वैल्यूएबल इसलिए था क्योंकि उस समय मुझको समझ में आया था कि आप जितनी भी प्लानिंग्स करते हो ना, उसमें मतलब आपके प्लान सारे सक्सेसफुल हुए, बहुत ही ज़्यादा इसकी कम प्रोबेबिलिटी होती है। तब मेरे को समझ में आया था कि आपको एक्चुअली में जिस चीज़ को मैं 6 महीने का या 1 साल का गेम समझता हूँ था उस समय, तो अब मेरे को समझ में आया कि चीज़ें 10 साल, 20 इयर्स ऐसे टाइमलाइन्स लेके चलना पड़ेगा। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मोमेंट्स थे क्योंकि इसने मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाई थी, जो मुझे किसी बुक्स में नहीं मिली। कि बुक्स में जैसे मिल जाता था कि परसिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, आपको हार नहीं मानना है, बट उसका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था वो बहुत वैल्यूएबल था। तो आयुष एक चीज बताओ कि जो ये पर्टिकुलर नेम आपके बिजनेस का, डैगबी, ये नाम आया कहाँ से? और आप हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि
एट अ टाइम पे आपकी जो ये कंपनी है डैगबी, ये करती क्या है ताकि हमारी ऑडियंस को एक क्लैरिटी आए? तो डैगबी का नाम आया था जो हम लोग कॉलेज में पहला प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिसमें लोगों का डाइनिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था डाइनिंग एट कैंटीन बाय यू। तो वहाँ से डैगबी आया, प्लस मैंने जब इसका .com सर्च किया तो 200 रुपये में अवेलेबल था। तो इसीलिए मैंने उसको तुरंत ले लिया और फिर सेम नाम रखा। तो अभी जब मैंने डैगबी के स्टार्ट के 1.5 इयर्स बाद री कॉमर्स में पिवट किया था, तो उसके बाद से हम लोग स्केल हुए थे। तो अभी जो डैगबी का करंट बिजनेस है, हम लोग सेकेंड हैंड आइटम खरीदते हैं और बेचते हैं। हम लोग इन्वेंट्री मॉडल है। तो जैसे लेट सपोज आपके पास कोई भी आइटम है, जैसे एग्जांपल देता हूं, आपके पास कोई कैमरा है ना। अब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे वो कैमरे का हम लोग कोड करते हैं कि जैसे आपने सिलेक्ट किया आपको ये कैमरा सेल करना है, उसका कंडीशन सिलेक्ट की, तो आपको एक पर्स कोड मिल जाता है कि ये कैमरा लेट सपोज हम 15,000 में खरीदेंगे। अगर आपको ओके, तो वो कैमरा हम लोग आपसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, आपको पैसा देते हैं, फिर हम लोग उसको स्टॉक करके फिर आगे सेल करते हैं। तो एक तरह से जैसे OLX में आप कस्टमर टू कस्टमर बात होता है, हम लोग के केस में पूरे रेगुलेशन है। हम लोग डायरेक्टली आपसे परचेज करते हैं, आपको बायर के लिए वेट नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, और आपको तुरंत पैसा मिलता है। और आपको कुछ सामान खरीदना भी है तो हम लोग वारंटी के साथ उसको सेल करते हैं। तो अपना पूरा बिजनेस सेकंड हैंड आइटम्स के अराउंड है। अभी हम लोगों ने गेमिंग कैटेगरी से स्टार्ट किया था सबसे पहले, फिर हम लोग कैमरा में गए, स्मार्ट वॉचेस में गए, और धीरे धीरे हम लोग कैटेगरी एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप फोन्स को भी लेके आओगे, जैसे कैशिफाई वगैरह करते हैं? अभी तो नहीं, अच्छा। बट फ्यूचर में देखते हैं। अभी मैं थोड़ा ऐसी कैटेगरीज में जा रहा हूँ जो लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि मोबाइल की जो मार्केट है अभी, उसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन और ब्लड बात है। तो अभी हम लोग बाकी सेगमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं जहाँ पे अभी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो आयुष, एक चीज और बताओ, जैसे आपने किसी लाइक इंडिविजुअल से कैमरास वगैरह परचेज कर लिए, ठीक है, तो उसको फिर आप आगे सेल कैसे करते हो? तो सबसे पहले क्या होता है, जितने भी आइटम हम लोग खरीदते हैं तो वो हमारे वेयर हाउस आते हैं। फिर वेयर हाउस पे उसका क्वालिटी चेक एंड सब कुछ होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग पूरा रिफर्बिश करते हैं, उसको एकदम नया जैसा बनाते हैं, और फिर हम लोग अपनी वेबसाइट के थ्रू उसको सेल करते हैं। अच्छा, कि मतलब यहाँ से आपने लिया और फिर आगे उसको बेच दिया, हाँ, और जो भी इस बीच में प्रॉफिट होगा वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो एट अ टाइम पे ये बताओ कि क्या रेवेन्यू चल रहा है मंथ का, और उसमें से प्रॉफिट कैसे निकालते हो? तो लास्ट मंथ हम लोगों ने 65 लैक्स किया था। अब क्या होता है कि जैसे अपनी 25 लोगों की टीम है, देन रेंट है, मार्केटिंग कॉस्ट, टेक कॉस्ट, सब मिला के, तो जो पहले का 50 लाख है उसमें अपने सारे खर्चे निकलते हैं। अच्छा। और जो उसके ऊपर की सेल्स होती है उसमें सारे खर्चे हटा के 15% अपना प्रॉफिट बनता है। तो जैसे लास्ट महीने हम लोगों ने 65 लैक्स किया था, तो पहले 50 लाख में सब कुछ निकला, फिर जो 15 लाख बचा उसका जो 15% यानी 2.25 लैक्स, ये हम लोग का प्रॉफिट बनता है, सब सैलरी रेंट सब कुछ पे करने के बाद जो बचता है। बट ये बताओ कि जैसे अभी तुमने बोला कि 50 लाख में सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो जो 15 लाख है इसमें कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं इस फिर? ऑपरेशंस, वेयर हाउस कॉस्टिंग, जो ऊपर का जो 15 लाख बचा, तो जैसे उसमें लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट आ गया, एंड जो भी मतलब उस सामान से रिलेटेड कॉस्ट, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट, ये सब हटाने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो 15% होता है। हम्म। पर आयुष, एक बात ये नहीं लगता कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ट्रस्ट बनाना सबसे भारी काम है? तो वो उस पर्टिकुलर चीज से आपने कैसे टैकल किया? मतलब ये सेकेंड हैंड मार्केट में तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक्चुअली में लोगों का ट्रस्ट देना। क्योंकि अभी जैसे हमारा मॉडल क्या होता है, आप कोई कैमरा सेल करो तो पहले हम लोग वो कैमरा आपसे उठाते हैं, फिर वो हमारे वेयर हाउस में आता है जिसमें करीब 3 से 5 दिन लगते हैं, फिर QC चेक होता है, उसमें 24 आवर्स लगते हैं, फिर आपको पैसा मिल जाता है। तो आप देखो कि पहले हमने आपसे सामान लिया है, फिर आपको पैसा दिया है। तो इसमें लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जब भी कोई कस्टमर सेकंड हैंड आइटम के लिए पे करता है, वो पे सेकंड हैंड आइटम के लिए करता है, लेकिन वो कंडीशन न्यू जैसी एक्सपेक्ट करता है। इसलिए इस मार्केट में ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने फिगर आउट किया कि जैसे 1.5 ईयर से तो हम लोग ने मार्केटिंग बजट लगभग 0 या 50,000 रुपीज पर मंथ के नीचे रखा है। उसके पहले हम लोग महीने की 5 से 7 लाख रुपए मार्केटिंग करते थे। तो यहाँ पे मैंने समझा कि ये गेम एक्चुअली में मार्केटिंग का नहीं है, ये गेम कस्टमर एक्सपीरियंस का है कि आप कस्टमर को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और ट्रस्ट दे सकते हो। 1 या 1.5 ईयर्स पहले हम लोग ने अपनी मार्केटिंग बजट को एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। देन उसके बाद अभी हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो मेजरली कस्टमर एक्सपीरियंस, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना, ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना, एंड कस्टमर को रिटेंशन के लिए डिस्काउंट्स देना,
मतलब सेल्स में नहीं, सिर्फ रिटेंशन के लिए। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि ये सेकंड हैंड मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनरेगुलेटेड है। और मतलब ये वाला बिजनेस थोड़ा हार्ड है। ये मतलब मुझे इन्वेस्टर से भी फीडबैक मिला कि कंपेयर टू न्यू, सेकंड हैंड बहुत हार्ड होता है। और उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि जैसे आज आपको 100 पीस ऑफ अ लैपटॉप चाहिए न्यू, बिल्कुल। आप फैक्ट्री से ऑर्डर कर लोगे। हम्म, बट अगर आपको 100 पीस सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए या कोई भी सेकंड हैंड कैमरा चाहिए 100 पीस, आपको एंड कस्टमर से प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो इसमें सोर्सिंग बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का काम है, मतलब पूरा गेम सोर्सिंग का है। और क्रेडिबिलिटी की भी बात है करेक्ट, करेक्ट। कि अगर बाई चांस में कोई मिल भी जाए तो क्या बाद में वो इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा या नहीं होगा, क्योंकि बात ये है ना कि वो पर्टिकुलर जो आप कह सकते हो प्रोडक्ट है वो ठीक निकलेगा या नहीं निकलेगा ना। तो एक चीज बताओ कि आयुष, कोई भी यंग बच्चा और वो चाहता है कि वो इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहता है, आप वाले में, कि वो दोबारा से अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताओगे कि क्या इसके स्टेप्स रहते हैं और क्या क्या हर्डल्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ा तो हर्डल होता है कि सेकेंड हैंड आइटम्स में कस्टमर एक्सपीरियंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को भी देखोगे, वहाँ पे जब रिव्यूज़ पढ़ोगे, तो यहाँ बहुत कॉमन रहता है कि कस्टमर इतना सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस चीज़ को टैकल करना सबसे पहला स्टेप्स होता है, ठीक है। मतलब सेकेंड हैंड के लिए स्पेशली। मतलब और मतलब आप मार्केटिंग इन सबको एकदम नीचे प्रायोरिटी पे रख सकते हो, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे बेटर करना है। और दूसरा इस मार्केट का सेकंड स्टेप होगा कि सोर्सिंग, कि आपको सोर्सिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा गेम प्रोडक्ट क्वालिटी और आप उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी अच्छी क्वालिटी और कितने अच्छे रेट पे प्रोक्योर कर सकते हो। और यहाँ पे इसका प्रोक्योरमेंट करना बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि वही एग्जाम फैक्ट्री में बनता नहीं है सेकेंड हैंड, आपको एंड कस्टमर से प्रोक्योर करना पड़ेगा। और भी तरीके होते हैं, बट वो इतने स्केलेबल नहीं है ना। तो आपको का मतलब इसमें सोर्सिंग में आपको सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और सेकंड हैंड मार्केट अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया कि हमेशा जो अपना रेवेन्यू है वो सप्लाई साइड से रिस्ट्रिक्ट होता है। डिमांड है बट हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जितनी ज़्यादा सप्लाई हम लोग बढ़ाएंगे, डिमांड ऑलरेडी है। तो ये क्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रहेगा ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशंस इन्वॉल्व है सेकंड हैंड मार्केट में। आपको रिफर्बिशमेंट भी करना है, रिपेयर भी चेक करना है, सामान का क्वालिटी चेक भी करना है, जब आपको रिसीव हो रहा है, जब आप सेल कर रहे हो तब भी क्वालिटी चेक करना है, वेयर हाउसिंग भी है। तो ये इसमें ऑपरेशंस के बहुत सारे पार्ट है, तो आपको ऑपरेशनल एक्सीलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिल्कुल। लिए। तो आयुष, एक चीज बताओ कि जब ये पर्टिकुलर कंपनी कहते हैं कि बिल्डअप के फेज में थी, तो उस टाइम पे आपका एक को फाउंडर आपको छोड़ के चला गया था, तो उस वक्त आपके पास डेप्थ भी था, तो ये बताओ कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आपने इसको टैकल किया फिर। को फाउंडर्स का छोड़ना तो मेरा वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम तीन लोग थे कंपनी में, अच्छा। एंड दो लोग छोड़ दिए थे। अब काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 ईयर्स के ऊपर ही हो गया। बट उस समय ऐसी सिचुएशन आई थी, क्योंकि को फाउंडर्स में झगड़ा हो गया था। हम लोग की जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, मतलब तब तक हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए उठाए थे टोटल इन्वेस्टर से, 1 करोड़ और आने वाला था, वो कैंसिल हो गया था। ठीक है। और कैंसिल इसीलिए हुआ था क्योंकि फाउंडर्स में नहीं बन रही थी। अब ये हुआ कि उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको कुछ पैसे भी देने एग्जिट के। तो उसके लिए मुझे 20 लाख रुपीस कहीं से जुगाड़ने था। ऑलरेडी मेरे पास कंपनी में डेब्ट्स इसलिए आ गए थे क्योंकि हम लोग का उस समय बर्निंग मॉडल था और अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस था। फिर मुझे करीब 4-5 महीने लगे, फिर मैंने उनको 20 lakhs पे किया जुगाड़ के। फिर उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स कैश क्रंच बढ़ता रहा, क्योंकि बर्निंग मॉडल था, हर महीने कुछ पैसा लूज हो रहा था, टीम थी उस समय, उनको रिटेन करना, ये सब। तो वो 1.5 बहुत ही ज़्यादा खराब था। फिर उसके बाद इवेंचुअली हमको 1 करोड़ की फंडिंग मिली, ये फरवरी 2025 में। उसके बाद एक ही चीज़ डिसाइड की कि अब कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है। एंड फिर हर एक सेगमेंट पे ध्यान दिया कि कहाँ कहाँ कि क्या क्या हम लोग और बेटर कर सकते हैं कि सेल्स अपनी बढ़ जाए। उसके अलावा बिना कोई मार्केटिंग के वो सेल्स बढ़े, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस, इन सब पे फिर फोकस करके फिर उसको स्केल कर करके हम लोग 65 lakhs पे लाए और 50 के ऊपर फिर अपना प्रॉफिट होने लगा।
ठीक है। तो को फाउंडर का छोड़ना तो वर्स्ट मतलब किसी भी कंपनी के लिए वो वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो उस टाइम पे जब को फाउंडर छोड़ के गए, तो कभी रात को कभी आपके मन में ऐसी चीज आई कि यार शायद मैंने गलती कर दी स्टार्टअप स्टार्ट करके, और उस टाइम पे डेप्थ भी इतना था और पैसे भी इतने ज्यादा आपको अरेंज करने थे, तो वो अंदर से टूटने वाली चीज तो आपके अंदर आई होगी ना कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उससे आपको कैसे टैकल किया आपने फिर? मतलब ये थॉट्स तो आते थे कि यार बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, कि ये था कि अगर कंपनी बंद हुई हम्म। तो इतना सारा डेब्ट्स मुझे चुकाना है, उसमें इतना टाइम लग जाएगा अगर मैं कैसे भी चुकाऊँगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि अ, स्टार्टअप स्टार्ट करके गलत किया, मतलब वो तो मेरी लाइफ़ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। और उसके केस में ये था कि यार खराब टाइम चल रहा है, बट जब तक झेल सकते हैं तब तक झेलेंगे, जब एकदम गले पे आ जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता तब देखेंगे आगे क्या करना है। बट मतलब ये था कि यार हार्डशिप्स तो आएँगी, तो मैं उसको बहुत पॉज़िटिवली टैकल करता था कि अभी भी अगर कोई हार्डशिप आ जाए मैं उसको इतना खराब चीज़ नहीं लेता, मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि यार ये तो आना ही है। ठीक है। तो एक चीज बताओ कि जब तुम शार्क टैंक सीजन 4 में गए, तो उस टाइम पे सबसे इमोशनल और सरप्राइजिंग मोमेंट कौन सा था? एक तो शार्क टैंक सीज़न में सिलेक्ट होना मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था। वो इसलिए था क्योंकि मैं हर सीज़न पे अप्लाई किया था अच्छा। और उस समय कंपनी ग्रोथ रेट पे थी, ग्रो कर रही थी। हम सारे फाउंडर्स भी थे, कोई कंपनी में ऐसा दिक्कत नहीं थी। और उस समय हम हर बार हम लोग फाइनल राउंड में जाके रिजेक्ट हो जाते थे। और इस बार जब कंपनी में इतनी दिक्कत थी, को-फाउंडर छोड़ के चले गए थे, मेरे को कैश क्रंच था, सब कुछ मैंने ट्रांसपेरेंटली बताया था, बट हम सिलेक्ट हो गए। तो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग तो यही मोमेंट था कि यार कैसे सिलेक्ट हो गए इस बार, जब 3 बार से नहीं हुए। और दूसरा, जो रितेश अग्रवाल सर ने मेरे को जो 10 लाख रुपीस दिए थे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने जब पैसा दिया था और जब तक हमारी नई फंडिंग आई थी तब तक करीब 4 मंथ्स का गैप था। तो वो जो 4 महीने हैं उसमें कंपनी सस्टेन करने में उनके पैसों का बहुत वैल्यू अच्छा। रही है। ठीक है। तो तो ये बताओ। अच्छा। उन्होंने बोला था कि ये पैसा पर्सनल बैंक में उन्होंने डाला था, उन्होंने बोला था कंपनी में मत डालना। जैसे ही मैंने आया तो मैंने तुरंत कंपनी में डाल दिया था और उससे कंपनी 4 महीने और चल गई। अच्छा। तो आयुष एक चीज बताओ कि शार्क टैंक में जाने का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हम काफी एक्साइटेड रहते हैं कि यार ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये चूज करते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा आएगा हमारे यहाँ पे अपना प्रोडक्ट दिखाने, तो वो थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताओ डिटेल में कि कल को अगर कोई जाना चाहे तो क्या प्रोसेस हो सकता है? अपने केस में टोटल 5 राउंड्स हुए थे। ठीक है। पहले तो एक सिंपल वेबसाइट का फॉर्म था जो आपको भरना है, उसमें करीब 8-10 पेज थे जिसमें आपकी बिज़नेस की सारी डिटेल्स ली जाती है। फिर उसमें से कुछ स्टार्टअप सिलेक्ट होते हैं, फिर उन स्टार्टअप्स का थोड़ा डिटेल्ड अब बात फिर अब नंबर्स पे आती है। ये भी ऑनलाइन रहता है। ठीक है। आपको सारे फाइनेंशियल्स कंपनी के सबमिट करने होते हैं, रेवेन्यूज़, ये सब कुछ, वो थोड़ा-सा डिटेल्ड रहता है कंपेयर टू लास्ट टाइम। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में क्या होता है, आपको एक पिच बना के भेजनी होती है, वहाँ पे चेक करते हैं कि आपकी पिच कैसी है, आप स्टेज पे बोल पाओगे, ये वो। तो फिर तीसरा ये राउंड होता है। फिर यहाँ पे जो क्वालीफाई होता है उसके लिए एक चौथा राउंड है। चौथा राउंड इन पर्सन होता है जो 4-5 सिटीज़ में होता है, बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली। और मेरा वाला दिल्ली में पड़ा था, वहाँ पे फिजिकल ऑडिशन होता है। उस फिजिकल ऑडिशन में जो सिलेक्ट होता है, फिर वो 5वें राउंड में डायरेक्टली शार्क्स को पिच करता है। अच्छा। फिर जो वहाँ पे पिच करते हैं उनमें से कुछ स्टार्टअप सिलेक्ट करके उनको लाइव करते हैं। ओके। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखो तो 6 स्टेप्स हैं। तो जो भी शार्क टैंक में जाता है तो हर किसी का भी एपिसोड नहीं आता है, ये कह रहे हो आप कि वो कुछ सिलेक्टेड का ही बाहर लेके आते हैं? मैक्सिमम का आता है, बट कुछ का नहीं भी आता। अच्छा। ठीक है। तो ये बताओ, जब अमन गुप्ता ने आपको बोला था कि क्विट कर दो, तो उस टाइम पे क्या इमोशंस थे आपके, क्या एकदम से डिमोरलाइज हुए? हाँ, मतलब बुरा तो लगा ही था, बट मतलब मैंने समझा कि यार वो भी देख रहे हैं कि यार हम्म। बहुत सारी गलतियां भी की हैं, हम्म। बहुत सारे रिस्की स्टेप्स भी उठाए हैं। हम्म। तो फिर मैंने समझा कि चलो, मतलब मैंने कोई ग्रज नहीं लिया कि यार वो बोल रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। बट स्टिल मतलब ये था कि मेरे पास क्विटिंग तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जो चीज़ पसंद है वही मैं करूँगा, मेरे को बिज़नेस पसंद है। तो फिर यही था कि अब इसी पे लगे रहते हैं। तो थोड़ा
डीमोरलाइज वाला चीज तो था, बट मैं एक चीज ये भी करता हूँ कि जो चीज मेरे को पसंद नहीं है उसको मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता हूँ। मैं एक दिन सोचा, दूसरे दिन से मैं भूल गया, ऐसा कुछ हुआ भी था। अच्छा। फिर मैं इसी में लग गया। हाँ, तो आयुष एक बात बताओ कि उस टाइम पे ना रितेश अग्रवाल जी हैं जो फाउंडर है ओयो के, तो उन्होंने आपको 10 लाख की फंडिंग दी थी, तो उसके पीछे क्या कहानी थी और बोलना उस टाइम पे और बाद में क्या प्रोसेस था, क्या वो आपको मिले? मुझे तो 7 डेज में ही मिल गया था। एपिसोड तो बहुत बाद में रिलीज हुआ था, शूट तो बहुत पहले हो गया था। अच्छा। उन्होंने जब बोला 7 दिन के अंदर उन्होंने दे दिया था, विदाउट एनी फॉलो अप्स। एंड उन्होंने बताया था कि उनको थील फेलोशिप मिली थी जब उन्होंने ओयो स्टार्ट किया था उस समय पे। तो उन्होंने बोला था कि उस थील फेलोशिप की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, तो वो आगे भी सेम चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने फेलोशिप स्टार्ट की थी अच्छा। जो मिली थी। एंड मतलब बहुत सही प्रोसेस था। जैसे ही मैं शार्क टैंक दे के निकला था और उसके आधे घंटे बाद उनकी तरफ से कॉल आ गया उनके पर्सनल असिस्टेंट का। उन्होंने मेरे को सारा प्रोसेस समझाया और नेक्स्ट डे मुझे जो उनका फंड देखते हैं उनसे कनेक्ट कराया। उन्होंने 7 डेज में बैंक अकाउंट्स लेके क्रेडिट कर दिया। अच्छा, हाँ। तो आयुष एक बात बताओ कि जब आप शार्क टैंक में गए और उसके बाद जब आप बाहर आए, तो आपकी जो कंपनी है डेक भी, उसको कुछ फायदा हुआ? हाँ, काफ़ी फ़ायदा हुआ कि सबसे पहले तो आपको पब्लिसिटी मिल जाती है अच्छा। कि आपको ज़्यादातर लोग जानने लगते हैं। मतलब जो चीज़ आप लाखों रुपए फेसबुक और गूगल एड्स पे खर्च करके करोगे, वो चीज़ आपके लिए हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब एज अ स्टार्टअप, क्योंकि आपको विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू हमेशा विजिबिलिटी आपके लिए फ़ायदे रहती है। तो जब शार्क टैंक का एपिसोड रिलीज हुआ तो हम लोग की वेबसाइट विजिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा। अब एक तो ये था कि जैसे शार्क टैंक में जो 4 सीजन आ चुके हैं, जो फर्स्ट 3 सीजन थे वो टीवी पर रिलीज हुए थे। ये वाला जो 4th सीजन है वो सिर्फ ओटीटी में रिलीज किया था। तो कंपेयर टू लास्ट 3 सीजन ट्रैक्शन कम था, बट स्टिल काफ़ी अच्छा था। और दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे आज की डेट पे एक जैसे कोई भी नई कंपनी है जहाँ पे, स्पेशली मैं अगर डैगबी का एग्जाम्पल लूँ, जहाँ पे प्रोडक्ट 10,000 20,000 ऐसे वैल्यू के हैं, तो जब कोई बंदा अपना पैसा पे कर रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत डाउट्स आते हैं कि यार ये फर्जी कंपनी तो नहीं है, पता चले मैं पे कर दूं मेरा सामान आ ही ना। स्कैम वेबसाइट्स भी होती हैं, बहुत होती हैं, स्पेशली गेमिंग में तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो शार्क टैंक से फ़ायदा होता है कि आदमी गूगल पे सर्च करता है, वहाँ पे जब वो देखता है कि चलो ये कंपनी शार्क टैंक में है, तो उसको पता होता है स्कैम नहीं है, इसके पीछे कुछ लोग हैं, बिल्कुल। जो इंसान है इस कंपनी में। तो वहाँ से ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ता है। और सेकंड हैंड में जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, इसलिए शार्क टैंक तो बहुत वैल्यूबल है। बिल्कुल। तो एक चीज बताओ, फिर जब 5,000 से जो आज 60 लाख पे आपका जो सफर पहुंचा है, तो इस बीच में सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा फिर? एक सबसे इम्पोर्टेंट कि सारी चीज़ें एक साइड, एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको हार नहीं मानना है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी चीज़ है, चाहे वो डैग भी रहा हो या कुछ भी, हाँ। उसमें अगर आप, स्ट्रगल्स बहुत ही ज़्यादा आएँगी, बट अगर आप हार नहीं मान रहे हो, अगर कुछ भी सिचुएशन हो जा रही है, आप डिफीट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर तो हो ही जाएगा सब चीज़। मतलब सारा गेम माइंडसेट का है। 100% मेरा आईटी में भी एक बार में नहीं सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैंने दूसरी बार दिया, क्योंकि वहाँ 2 बार अलाउड था। हम्म। अगर दूसरी बार भी नहीं होता और वहाँ पे अगर 50 बार अलाउड होता, 50 बार दे देता। तो यही मोटिवेशन मुझे हर यूथ में चाहिए और अपने अंदर भी चाहिए। तो आयुष एक चीज बताओ कि एक वो लाइफ थी जब कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, फिर एक वो लाइफ आई जब तुम बॉस बने, तो वो जब लीडरशिप क्वालिटी तुम्हारे अंदर आई, तो उस टीम को संभालना कितना भारी होता है, थोड़ा सा बताओ ऑडियंस को फिर। ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जो पहला एम्प्लॉय हायर किया था, अच्छा। वो फर्स्ट फंडिंग आने के बाद किया था। उसके पहले फर्स्ट फंडिंग जब आई थी तब हम लोग की जो मंथली सेल थी वो करीब 8 लाख महीना चल रही थी। और उस समय हम ही लोग थे, कोई एम्प्लॉय था नहीं। तो उस समय ऐसा था कि यार हो जाता था, मैं कस्टमर केयर में हैंडल करता था, ईमेल्स में हैंडल करता था, एंड जो भी ऑपरेशंस होते थे वो हैंडल करता था, तो हो जा रहा था। फिर उसके बाद जब टीम आई, एक एम्प्लॉय हायर किया, फिर मतलब 1 महीने तो फंडिंग आने के बाद हमें समझ में नहीं आया कि इसका करना क्या है, कि इसको कंपनी कैसे स्केल करनी है। फिर ये कहा कि अब टीम बनानी है। अब एक्चुअली में दिक्कत ये हुई कि मेरे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने कोई इंटर्नशिप भी नहीं की थी। और जब हमें फंडिंग मिली थी तो उस समय मैं एक्चुअली में, अगर मैं कॉलेज में होता तो सेकेंड ईयर का एंड चल रहा होता, तो कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे मैनेज करना है। फिर
टीम साइज धीमे धीमे करीब 10 लोग तक पहुंच गया, बट उनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब मेरे को डर लगता था बात करने में, कुछ काम देने में भी डर लगता था, बट ओवर द टाइम इवेंचुअली सीख के पूरा हो गया। मतलब बहुत लोग छोड़ के गए, क्विट किए। फिर उसके बाद जब सबसे ज्यादा पहली फायरिंग में मेरे को दिक्कत हुई थी कि यार इस बंदे की तो मैं जिंदगी खराब कर रहा हूँ, तो वो धीमे धीमे आदत लग जाती है। फिर एक गलती कर करके ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अब कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। बट स्टार्टिंग में तो मुझे बात करने में डर लगती थी जिस बंदे को मैंने हायर किया था, कि मैं इससे कुछ बोलूँ वो मेरे को हड़का ना दे। ठीक है। तो आयुष, एक चीज और बताओ कि हम अभी जब बात करें तो एक वर्ड है ना, बड़ा कॉन्टिन्यूसली यूज हो रहा है, फंडिंग। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर हमारा जो ये एपिसोड देखेंगे, अगर उसको फंडिंग के लिए किसी को रीच करना है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, और ये फंडिंग आती किस तरह से है, और जो ये पैसा मिलता है उसको हमें किस तरह से यूज करना पड़ता है? क्या इसके लिए भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं? हाँ, जैसे फंडिंग लेने का जो तरीका है कि मैंने बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स और लिंक्डइन मैसेजेस ट्राई किए थे जब मुझे फंडिंग चाहिए थी, बट वो काम आए नहीं थे। तो हो सकता है किसी के लिए आए हों, बट इन जनरल जो मैंने बाकी सर्कल में भी देखा कि यार कोल्ड ईमेल और लिंक्डइन बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे होता है कि आपको ना फंडिंग लेने के लिए रेफरल्स लेना होता है, म्यूचुअल कनेक्शंस बनाने होते हैं, फिर इंट्रोडक्शन देना होता है। स्पेशली जो एंजल फंडिंग जो हम लोगों ने उठाई थी तो उस समय तो जो हमारे पहले इन्वेस्टर थे, विकास बत्रा उनका नाम था, तो वो ऐसे हमें मिले थे कि वो हमारे आईआईटी जोधपुर पे स्टार्टअप इवेंट कराया था उन्होंने। तो वहाँ पे मैं भी एज अ पार्टिसिपेंट गया था आईआईटी छोड़ने के बाद। तो वहाँ पे उनको ये स्टार्टअप अच्छा लगा था। फिर उसके बाद जब 6 महीने बाद जब मैं फंडिंग छोड़ा था, तो फिर मैंने उनको वापस से अप्रोच किया लिंक्डइन के थ्रू कि सर एक बार हम लोग मिले थे, और ये फिर वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर किया। फिर उन्होंने 75 लाख रुपीस डाले थे। और ऐसे ऐसे करके मुझे आज तक जितने इन्वेस्टर मिले हैं ना, वो इस ऐसी कोई पाथ से मिले हैं कि मैंने उनसे कई बार उनसे मिला, पहले कनेक्शन बनाया, फिर उनसे फंडिंग के लिए पिच किया, ऐसे करके। कोल्ड रीच आउट से तो मुझे कोई मिला नहीं। और एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास डिफिकल्ट होता है कि यार कनेक्शंस बनाना, बिल्कुल। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स अटेंड करने लगा, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। मतलब फंडिंग लेना भी आपस मतलब अपने में ही काफ़ी थोड़ा हार्ड काम है। और फिर 3 साल बाद अभी जो बिजनेस को हो गया, तो अब मेरे काफ़ी आइडिया लग गया है कि एक्चुअली में आपको फंडिंग उठाना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है। दूसरा, अगर फंडिंग आने के बाद क्या करना चाहिए, तो यार एक तो जैसे मैंने अपना देखा कि गलतियां तो होंगी, अपने से भी बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। बट मतलब अपना एक रूल है कि एक गलती बस 2 बार नहीं करना है। बाकी अगर कोई फर्स्ट टाइम गलती है तो चल जाएगा, उसी से सीखेंगे। ठीक तो है। जैसे मैंने ना फंडिंग आने के बाद काफ़ी पैसा मार्केटिंग में लगाया कि यार मार्केटिंग में लगा के स्केल करेंगे। बट अब मेरे को आइडिया लगा कि आपको ना सस्टेनेबल सोचना है। फंडिंग आने के बाद भी आपको सोचना है फॉर एक्सपेंशन। मतलब जैसे क्या होता है, एक जैसे फंडिंग आ गई तो फंडिंग सर्वाइवल के लिए नहीं होनी चाहिए कि यार फंडिंग खत्म हो गई तो कंपनी खत्म हो जाएगी। इंस्टेड एक्सपेंशन के लिए होनी चाहिए। हम लोगों ने जो फंडिंग ली थी, धीमे 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 अपना पूरा ऐसा हो गया था कि एक्चुअली में अब हम लोग सर्वाइवल के लिए फंडिंग ले रहे थे। बट फिर जब अपने को लास्ट फंडिंग मिली और इतनी सारी गलतियां करके सीख ली, तो ये समझ गया अब ये पैसा एक्सपेंशन के लिए है। तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फंडिंग लो, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल कर सकते हो, डे वन से नहीं ऑब्वियसली, ठीक बट है। 3 साल 3.5 साल में अगर प्रॉफिटेबल कर सकते हो, तो आपका एक सबसे बड़ा टेंशन चला जाएगा। कि फंडिंग मिलने के भी चांसेस सबसे ज्यादा तब होते हैं जब आपको एक्चुअली में फंडिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है कि फंडिंग नहीं मिली, कंपनी बंद हो जाएगी, तो फिर बहुत मुश्किल है आपको तो फंडिंग मैं मिले। वही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई फर्स्ट टाइमर है, कोई किसी यूथ ने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया बेसिकली, अब उसको पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहला स्टेप क्या क्या होना चाहिए कि? सबसे पहले तो आप रेवेन्यू बनाओ। बिना रेवेन्यू आप फंडिंग मत एक्सपेक्ट करो। ठीक है। आप कम से कम महीने का 5 लाख 8 लाख तक आपको खुद से ही जाना पड़ेगा। ये जैसे एक जो जैसे ये मैंने देखा था, ये मेरी भी गलती थी, बाकी मैंने कई लोगों को देखा कि यार डे वन को वो लोग फंडिंग देखने लगते हैं। और एक्चुअली में चाहे कितना भी ये हो कि हम आइडिया पे फंड करते हैं, ये होते हैं, बट अनलेस आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक प्रोडक्ट है, या मतलब ट्रैक्शन चाहिए, चाहे वो ट्रैक्शन सेल्स में हो
ठीक है। रेवेन्यू में हो, हम्म। यूजर्स में हो, कहीं से भी हो, बट बिना ट्रैक्शन आप फंडिंग, तो अगर आपको फंडिंग लेनी है तो पहले सबसे फोकस कर दो कि सबसे पहले मैं यूजर्स कैसे लेके आऊं, रेवेन्यू कैसे लेके आऊं। एक बार रेवेन्यू ये सब आ गया तो फिर आपको इन्वेस्टर सीरियसली लेंगे। बट अगर आप बिना रेवेन्यू सिर्फ प्रोडक्ट और आइडिया के बेसिस में जा रहे हो तो आपके जैसे लाखों लोग और हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बिजनेस पे फोकस करो, फंडिंग को थोड़ा सेकेंडरी मान के चलो तो हो जाएगा। बट अगर फंडिंग ही प्राइमरी है तब थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो ये बताओ, कोई यंग बच्चा ये चाहता है कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है, उसके माइंड में कोई ना कोई पर्टिकुलर कोई आइडिया है और वो उसको पिच करना चाहता है कि अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और अपना बिजनेस सेट करूंगा, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए उसके ताकि प्रॉफिटेबल बन सके, चाहे रेवेन्यू कम हो पर प्रॉफिट में हो? तो आप थोड़ा शॉर्ट में बता दो ताकि उसकी माइंड की क्लैरिटी हो सके। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो आपको एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करने और जल्दी करने हैं। मतलब आप किसी एक चीज़ पे स्टिक, जैसे कि स्टिक हो गए कि यार यही चीज़ मेरे को करनी है। आप जल्दी जल्दी जो आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं आप उसको एक्सपेरिमेंट करो, फीडबैक लो, और जो चल रहा है, मतलब जैसे हम लोग 10 फीचर्स बनाते हैं उसमें से 2 नहीं चलेंगे, 3 नहीं चलेंगे, कुछ चलेंगे, बट वो जल्दी होना चाहिए। जैसे मैंने काफ़ी लोगों में गलती देखी कि दिमाग में जैसे एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हम इस टाइप के बिजनेस है, हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, ये अपना बिजनेस मॉडल है। अगर उसमें ट्रैक्शन नहीं आ रहा, यूजर्स इंटरेस्ट नहीं हो रहे, तो आपको तुरंत तुरंत उसको उसमें चेंजेस करने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप ना डे वन से सोच के रखो कि मुझे पहले आप ये डिसाइड करो कि मेरे को मंथली कितनी रेवेन्यू चाहिए कि मैं उससे प्रॉफिटेबल हो जाऊं। अगर आप खुद को सैलरी नहीं दे रहे हो और आपके पास एम्प्लॉयज नहीं है तो आप नहीं क्लेम कर सकते आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि हो सकता है आपका, लेट सपोज मेरा महीने का 2 लाख रुपए बन रहा है ना, बट मैं खुद सैलरी नहीं ले रहा, उसमें मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा, तो हम प्रॉफिटेबल नहीं। प्रॉफिटेबल मतलब होना चाहिए कि आपके पास टीम है, आप खुद को भी सैलरी दे रहे हो, आप सारे एक्सपेंस रेंट वेंट कर पा रहे हो, स्टिल आपके पास कुछ पैसा बच जा रहा है, वो प्रॉफिटेबल। तो स्टेप नंबर 1, आप पहले वो नंबर निकालो कि अगर मेरी इतनी सेल्स हो जाए तब मैं, इतनी सेल्स हो जाए, इतनी सैलरी निकलेगी, फिर इतना पैसा बच जाएगा। फिर आप फोकस करो कि उस नंबर को कैसे अचीव करना है। और तीसरा, फालतू के एक्सपेंस को एकदम कट करके रखना, और जहां जहां कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, जहां जहां कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वहां करनी है। तो आयुष ये बताओ कि किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया तो कहाँ से वो क्लाइंट्स लेके आए? क्योंकि सब बोलते हैं कि इंस्टा एड चलाओ, इंस्टा पेज बनाओ, या मेटा एड चलाओ, या गूगल पे लिस्टिंग वगैरह करो। तो क्या ये चीजें हेल्प करती हैं किसी भी बिजनेस को? हेल्प करती हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली चीज है। जैसे डैगबी में हम लोग फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हम लोग को मिली थी तब तक हम लोगों ने करीब 8 लाख महीने की सेल्स कर रहे थे। ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने एक भी रुपए मार्केटिंग में नहीं लगाया था। जैसे मैं क्या करता था, मैं OLX में मैसेजेस करता था लोगों को कि आप OLX में ऐसे सेल करते हो, हमारे पास एक बेटर प्लेटफॉर्म है, हम आपसे डायरेक्ट खरीद लेंगे। उनको कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करता था, फिर उनको कॉल करता था कि यार अगर आप किसी को रेफरल दे सकते हो। ऐसे ऐसे करके 1 साल किया है, फिर वहां से कस्टमर है। तो हर बिजनेस के लिए अलग होगा, बट मेरी तरफ से रहेगा, आप डे वन को प्लीज एड्स वैड्स में मत पैसा खर्च करो, मार्केटिंग में मत खर्चा करो। पहले आपको MVP बनाना पड़ेगा, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, और उसके लिए आप सबसे कम एक्सपेंस में बनाना है तो आप खुद से सेल्स करो, आप खुद से क्लाइंट जोड़ो, लोगों से बात करो, एक एक के पास जाके अपना बिजनेस पिच करो। आप इसको ऐसा मत दिखाओ कि हम बहुत बड़ी कंपनी है, आप जो रियल है वो जाके दिखाओ, बट इंस्टीड ऑफ रनिंग एड्स आप खुद से अप्रोच करो लोगों को। अच्छा। फिर ठीक एक है। बार आपका आने लगे पैसा, बिजनेस मॉडल थोड़ा वाइबल हो गया, देन आप एड्स पे लगा सकते हो। तो आयुष एक चीज और बताओ कि बिजनेस में आप इतने टाइम से हो बेसिकली, तो कौन से ऐसे ब्रूटल सच हैं जिससे हर लोग भागते हैं पर वो हमें फेस करने पड़ेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि एक्चुअली में बिजनेस 100 मीटर रेसिंग नहीं है, वो मैराथन है। तो आपको डे वन से दिमाग में लेके चलना है कि एक्चुअली में अब मैराथन है, यहाँ पे सबसे तेज आदमी या सबसे स्ट्रांग आदमी नहीं जीतने वाला है, वही जीतने वाला है जो पूरी रेस कंप्लीट कर ले। तो अब जो दूसरा होता है कि जैसे स्टार्टिंग में आपका ना 2 साल हो सकता है, 2 साल 3 साल पूरा लग जाए जब कुछ ना हो, तो आप रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जैसे स्टार्टिंग में जब आदमी बिजनेस जाता है तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया इन सब के इन्फ्लुएंस में देखता है कि यार जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके पास इतना पैसा है, ये गाड़ी ले रहा है, इतना एक्सपेंस कर रहा है, बट एक्चुअली में उसके पीछे की स्ट्रगल कहीं नहीं दिखती है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक लॉन्ग टर्म गेम है और बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, चाहे आप कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो। तो यही सबसे बड़ा ब्रूटल ट्रूथ है कि आपको परसिस्टेंट रहना है और गलतियों से सीखना है। ठीक है। तो एक चीज और बताओ कि जो हम इंस्टाग्राम पे ये बड़ी हाई फाई लाइफ देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, कि जो जो नए आए हैं वो ये शो करते हैं कि
हम आए, हमने हमारे माइंड में एक आइडिया था, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और देख लो हमारा बिजनेस सेट। तो इससे रियलिटी बिल्कुल इसके अलग होती है। मतलब ऐसी भी लाइफस्टाइल होती है, बट उसके पीछे 10 इयर्स 15 इयर्स का स्ट्रगल होता है। और आप ये देख लेना, बस अगर वो बंदा कोर्स नहीं बेच रहा है हाँ। तो ठीक अच्छा। है। बट अगर कोर्स बेच रहा है तो वो लाइफस्टाइल फेक भी हो सकती है, क्योंकि फिर उसका मेन मॉडल आपसे पैसा लेना है, वही पैसा। उसका बिजनेस है। बिल्कुल। तो आयुष, आज के पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले यूथ को कोई ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि जो उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकता है? मतलब मैं एक चीज है जो फॉलो करता हूँ, और यही वही एडवाइस देना चाहूंगा कि जब तक आप मन से नहीं हार मान रहे हो, तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मतलब कोई भी सिचुएशन कितनी भी खराब से खराब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक आपने माइंड में डिफीट नहीं एक्सेप्ट की है। और अगर आप माइंड में नहीं डिफीट एक्सेप्ट करो तो एक्चुअली में एक तरह से देखो तो आप कभी नहीं हार सकते। बिल्कुल। तो मैं तो यही फॉलो करके चलता हूँ कि यार, मैं जब डिफीट एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ तो कुछ भी हो जाए मैं तो हारूंगा ही नहीं। क्योंकि हारूंगा तो तब जब मैं मान लूंगा कि मैं हार गया। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ना जैसे अपने जूनियर्स को भी देखता हूँ, एंड ये देखते हैं कि यार कुछ कुछ भी किया, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, कुछ भी स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन रहता है, फिर थोड़ी सी दिक्कतें आई उसको छोड़ देते हैं, वो मुझे बहुत खराब लगता है। तो अगर मुझे एडवाइस देनी हो तो मैं ये बोलूँगा कि यार, आप मोटिवेशन पे ज़्यादा मत जाओ, डिसिप्लिन पे जाओ। वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चल पाएगा। मोटिवेशन बहुत वीक रहता है, स्टार्टिंग में रहेगा, डिफिकल्टी आएगी, गया मोटिवेशन। बिल्कुल। आप डिसिप्लिन पे फोकस करो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन मेरे को तो ये करना है। ठीक है। तो आयुष ने ऐसी बातें बोली हैं जो शायद अगर आप सुनोगे तो आपके अंदर तक को झकोड़ देगी। तो आपने देखा होगा कि बिजनेस बोलना बड़ा इजी है पर उसको करना बड़ा हार्ड है। और सबसे बड़ा जो लाइफ लेसन आज आयुष ने दिया है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो मोटिवेशन नहीं करेगा, वो करेगा आपका डिसिप्लिन। कि आपको हर रोज वो ही लाइफ जीनी है जो आप आज भी जी रहे हो और कल भी वही सेम करना है। बोरिंग लगेगा, बट एक ऐसा भी दिन आएगा जब आप उस मुकाम पे होगे जिसके लिए आपने सोचा था। जैसे आयुष ने 5,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज रेवेन्यू कितना है? 65 पर मंथ। 65 लाख पर मंथ। तो ये आगे और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आयुष के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि ये हार नहीं मानता। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये स्टोरी किसी की लाइफ बदल सकता है, तो प्लीज इसको शेयर करना और फॉलो करना। और हम ऐसी ही यूथ की स्टोरीज आपके सामने लेके आते रहेंगे ताकि हमारे यूथ में एक मोटिवेशन बढ़े और हम इस देश को आगे लेके जा सकें। थैंक यू सो मच।